गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स में किस तरह से पार्ट चलते हैं। क्या हमारे पास ट्रिक होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है पॉसिबल, देन दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर पहले तो ये बात सुने, कल जो मैंने केस करवाया था वो तो 2 पार्ट के लिए था। अगर 3 पार्ट्स हों, 3 इवेंट्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? तो सेम केस, उन तीनों का इंटरसेक्शन तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसके इक्वल होना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, हमने कुछ टॉपिक करवाए थे, कुछ बातें बताई थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में ही। आज की वीडियो में हम उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। विद रिप्लेसमेंट वाली बात मैंने आपको समझाई थी वहाँ पे, तो वही केस हम यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं कि विद रिप्लेसमेंट केस आए तो फिर हमें कैसे क्वेश्चन सोल्व करना होता है। देखिए ध्यान से, विद रिप्लेसमेंट वाला केस है। क्या लिखा है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, ऐसे लिखा मिलेगा, देखो है ना। विद रिप्लेसमेंट है तो समझ जाना इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बातें हो रही है वहां पे। कितने कार्ड हैं? 3 कार्ड ड्रा करने हैं, 1 बाय 1 है, विद रिप्लेसमेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड, तीनों ही कार्ड क्या होने चाहिए? स्पेड होने चाहिए। और स्पेड कितने होते हैं? 13, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, 13 मतलब कुल 52 में 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखोगे पहले, टोटल कार्ड इक्वल टू 52, नंबर ऑफ एस कर सकते हो आप 52, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, तीनों ही कार्ड स्पेड होने चाहिए। फर्स्ट लेते हैं, लेट ई सच दैट फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर सीधा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा? 13/52, क्योंकि स्पेड होते हैं 13 और टोटल 52, तो 13/52 मतलब 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड चले, लेट एफ सच दैट सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो स्पेड, ये भी स्पेड होना चाहिए, सेकंड कार्ड भी स्पेड का मतलब क्या हुआ? विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? विद रिप्लेसमेंट। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे विद रिप्लेसमेंट, आप लिख लेना पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, ऐसे नहीं गिवन ई, नहीं गिवन ई तब आता जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तो खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा। तो अब बताइए, ये कार्ड मैंने निकाला था पहले, निकाल के इस कार्ड को विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, तो वापस डाल दो पैक के अंदर, पैक में वही 52 कार्ड हो गए। अगला कार्ड भी स्पेड का निकालना है, और स्पेड फिर 13 है, उसके अंदर 13 है, तो फिर से क्या आएगा? 13/52। तो क्या रिजल्ट रहेगा? 1/4, ठीक है। लास्ट आ जाओ, लेट जी सच दैट थर्ड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो स्पेड, फिर से विद रिप्लेसमेंट। अब क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, मतलब ये कार्ड निकाला वापस डाल दिया, ये कार्ड निकाला वापस डाल दिया, अब ये निकाल रहे हैं, तो कार्ड में वही टोटल तो 52 ही हैं और स्पेड के 13 ही है, क्योंकि निकाल के वापस डाल भी तो रहा हूं उसको मैं। तो फिर से कितना आ गया? 13/52, क्योंकि हम हर बार स्पेड ही निकाल रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आया? 1/4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन। नाउ
ये तीनों कार्ड आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तीनों का इंटरसेक्शन कर दो कंबाइन होकर 3 कार्ड हो जाएंगे। फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/4 1/4 1/4 देन 1/64। ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स पहले पार्ट का। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड आ जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने केवल यहाँ से ये पार्ट हमने स्टेप हटाए यहाँ से ये तो वही सेम ही आना है। देखना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोला है? फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज ब्लैक एस। देखो क्वीन कितने होते हैं? क्वीन के कार्ड 4 होते हैं हमारे पास 52 में से। ठीक है, 4 में से 2 कार्ड्स ड्रा करने हैं क्वीन के 1 by 1 और विद रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। क्वीन कितने होते हैं? 4। तो आंसर आएगा 4/52 मतलब 1/13। ठीक है, सेकंड आ जाओ। एफ सेकंड ड्रॉन कार्ड इज, ये भी क्वीन होना चाहिए ना, आल्सो क्वीन, बट कंडीशन लग रही है विद रिप्लेसमेंट। तो फिर क्या आएगा? विद रिप्लेसमेंट है तो ये कार्ड हमने निकाला, देखा, वापस डाल दिया, पैक वैसे का वैसा, मतलब डिवाइड में 52 ही आएगा। और अब उसमें क्वीन कितनी है? 4 की 4 ही है, क्योंकि मैंने पहले क्वीन निकाली, देखी, वापस डाल दी, तो 4 क्वीन 4 ही रहेगी उसके अंदर फिर से। तो फिर से क्या रिजल्ट आएगा? 1/13। थर्ड आ जाओ जी। थर्ड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एस विद रिप्लेसमेंट। ब्लैक एस मतलब ब्लैक कलर का इक्का, पता है ना? तो ब्लैक कलर का एस कितने होते हैं? 2 होते हैं, ब्लैक 2 होते हैं, तो विद रिप्लेसमेंट है वही आएगा 2/52। भाई कार्ड तो 52 ही है, क्योंकि हर बार कार्ड निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, ऐसा काम। तो ब्लैक कलर के इक्के कितने उसके अंदर? 2। हाँ, तो 2 बाई टोटल कितने? 52। रिजल्ट आएगा 1/26। हाँ, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1/13 1/13 1/26, इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बताया मैंने वो आपको आई होप समझ आया होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी, सिंपल केसेज है ये वाले, तो ये तो पार्ट हो ही जाने हैं विद रिप्लेसमेंट के। अब सिंपल ही क्वेश्चन है। तो इसमें स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वाले, एक तो वो करवाने वाले हैं, अभी एटलीस्ट के कैसे सेट होंगे, एक दो तरह के पार्ट और हैं वो करवाता हूँ, लेकिन इस तरह के पार्ट तो सिंपल ही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी आपको। बस सोच लेना कैसे बोला गया है, जो कहे उसके अकॉर्डिंग करना है, फालतू वर्क नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना विद रिप्लेसमेंट बोलेंगे तो ये केसेस लगते हैं, सीधा एफ लिखा जाता है। विदाउट होता तो विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन एफ होता, यहाँ 51 होता और ऊपर 3 होता, क्योंकि एक क्वीन तो निकल चुकी है, तो आता 3/51। इस केस में जी गिवन ई एफ होता, दोनों जी गिवन ई एफ इक्वल टू ब्लैक कलर के इक्के 2 ही रहेंगे, 2/50 होता, क्योंकि 2 कार्ड्स निकल चुके हैं, 2/50 इक्के 2 ही रहेंगे ब्लैक कलर, क्योंकि इक्के थोड़े निकाले हमने ऊपर, हमने तो क्वीन निकाली ऊपर, तो फिर 1/25 आंसर आता है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सारी बातें क्लियर हुई होंगी जो बताया मैंने वो। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है? 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। एक डाइस का पेयर है, उसको 2 बार आपने थ्रो करना है, मतलब पेयर को 2 बार। समझ आया केस? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। दोनों ही बार 8 उनका सम आए, टोटल ऑफ 8 ईच टाइम बोला है ना, मतलब दोनों ही बार 8 उनका सम आए। तो देख स्टूडेंट्स, वैसे तो काफी लंबा जाएगा। कैसे? 2 डाइस के पेयर को 2 बार थ्रो करना है, मतलब एक डाई 4 बार होगी और एक डाई 4 बार, ये तो 1296 केस बन गए लगभग, है ना? क्योंकि एक डाई में 6, 2 करेंगे 36, 3 करेंगे 216, 4 करेंगे तो 1296, लगभग इतना ही जाएगा, शायद यही होता होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या ये पॉसिबल है बनाना? नहीं है ना पॉसिबल, तो फिर कैसे करना है? देखो,
दो डाइस को अलग अलग हम थ्रो कर लेते हैं। देखो पहले फर्स्ट पेयर करते हैं, फिर नेक्स्ट पेयर करते हैं। देखना कैसे करेंगे। व्हेन थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, हमने थ्रो किया पेयर डाइस का केवल एक बार, तो क्या होगा आपको पता है, एस इक्वल टू आता है सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 और लास्ट आ जाएगा 6 6, आप लिख लेना। देन नंबर ऑफ ऐसा आएगा 36। ठीक है, चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। 8 उनका सम आना चाहिए। 8 सम के लिए मैं ई मान लेता हूं। लेट ई सच दैट, ठीक है, क्या आएगा, सम इज 8 कम्स अप। उनका सम कितना है, 8 आए। तो स्टूडेंट्स 8 सम के लिए क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू, बोलो 8 सम के लिए क्या क्या बने केस। तो 1 के लाइन में तो कोई नहीं बनेगा भाई, 1 6 सबसे बड़ा जाएगा। 1 6 का हो गया 7 सम नहीं आएगा, तो पहला 2 8 आएगा। ये आप खुद देख सकते हैं, 2 8 3 5 4 4 5 3 6 2। ये पार्ट ऐसे होंगे जिनका सम 8 होगा, इनके अलावा और किसी का 8 नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 5। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ, हाँ तो 5/36। समझ आया। ये हमारा फर्स्ट थ्रो है पेयर ऑफ डाइस का। सिमिलरली सेकेंड थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, तो सेम बनेगा केस, लेट एक्ट सच दैट। अब सेकंड थ्रो कर लेते हैं पेयर ऑफ डाइस का, तो हो गया ना 4 डाइस, 2 पहली बारी में, 2 नेक्स्ट बारी के अंदर। लेट एक्ट सच दैट सम इज 8 कम्स अप। तो फिर से सेम आएगा ना, नंबर ऑफ एफ इक्वल टू वही आना है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 5/36। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई सेम बनेगी दोनों बारी में, वही तो है। तो अब आ जाओ टोटल कर दो इनको, तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 5/36, 5/36 25/1296। ये आंसर। देखो हो गए दोनों कंबाइन, लास्ट दोनों कंबाइन कर दो, मतलब 4 थ्रोज के लिए आ गया, ये रिजल्ट आएगा। आप चेक कर लेना, अगर आप 4 थ्रोज करेंगे ना तो भी यही ऐसे रिजल्ट आपको मिलना है उसमें। ठीक है ना, फर्स्ट 2 पे अगले 2 पे 8 8 सम लोगे तो यही काउंट होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट में हो गया क्वेश्चन। ऐसे पेयर ऑफ डाइस था, 2 बार था, एक बार अलग किया, एक बार अलग किया, ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द odds इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट आर 3:7। देखिए स्टूडेंट्स, odds इन फेवर, odds अगेंस्ट, अगला अगेंस्ट है, इनके बारे में आप +1 में पढ़ के आ चुके हैं। वैसे भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर odds इन फेवर लिखा आता है कभी भी, odds इन फेवर ये बात लिखी आए तो रेशियो में से पहले वाला आपको लेना होता है। ठीक है, और odds इन अगेंस्ट आता है तो रेशियो में से दूसरा वाला आपको लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो देखो क्या कहता है, द odds इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट आर दिस 3:7। फेवर में पास होने स्टूडेंट्स कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3:7। तो क्या लिखोगे पहले, लेट ई सच दैट odds इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट। तो क्या है वो, 3:7। तो सीधे देखो, सीधी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, odds इन फेवर आए तो रेशियो का पहला पार्ट ले लो 3 और डिवाइड में दोनों का सम 10, ये आएगा। समझ आया केस। नेक्स्ट आ जाओ, लेट एफ सच दैट
द odds against another student passing it are, against आएगा सेकंड केस, द odds against, लिख लेना सेम लाइन, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ f इक्वल्स टू, अगेंस्ट में सेकंड वाला लेना आपने 5 ओवर दोनों का सम 8, समझ आया। कभी इसी का पकड़ लो, इसका नहीं पकड़ना है, वो अलग केस ये अलग है, ये अगेंस्ट में है तो 5 ओवर दोनों का सम 8 ये आएगा। कहते ये दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, और क्या पूछा लास्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द टेस्ट, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या आएगा, दोनों की ही मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3/10 5/8 2 पे 3/16, ये आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा ओड्स अगेंस्ट और ओड्स फेवर के बारे में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में +1 में है, +1 में आपको बताए थे इसके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। +2 में तो इतना ही याद रखो ऐसे होता है केसेस में, ठीक है। वैसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो +1 की बुक में भी है और वैसे बता भी रखा है, और अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो +1 के मेरी आने वाली है वीडियोस प्रोबेबिलिटी की, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वहाँ बताएंगे डिटेल में इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9, मतलब एक लड़के की स्कॉलरशिप लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दैट ए गर्ल विल गेट द स्कॉलरशिप इज 0.8, और गर्ल की स्कॉलरशिप लेने की प्रोबेबिलिटी, सीधी प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी है 0.8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, क्वेश्चन आ गया एटलीस्ट का, तो क्या बताया था एटलीस्ट का आए तो स्टूडेंट्स मैंने ये कहा था एटलीस्ट आए तो नोट निकाल के और 1 में लेस करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा ये। चलो देखिए ध्यान से, अभी मैंने बता भी रखा है ना, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको मैंने, प्रीवियस में मतलब पीछे वाली से उससे पीछे वाली में, सेकंड लास्ट जो वीडियो में हमारी उस बताया था मैंने आपको। तो उस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया था, वहां पे शायद कुछ बॉल के बारे में था, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वहां पे। तो मैंने आपको बताया जब एटलीस्ट के बारे में बातें होती है ना स्टूडेंट्स, तो जो केस पूछे बस आपको ध्यान देना है क्या पूछा गया है, उसी का नोट निकालना है, जो पूछा है नोट को कंबाइन कर दो और 1 में लेस कर दो, वो रिजल्ट रहेगा एटलीस्ट का हमेशा, ठीक है ना। देखो तो क्या आएगा, तो पहले तो बॉय के लिए बी लेता हूँ सिंबल, और गर्ल्स के लिए जी ले लेता हूँ सिंबल, मानने कोई मान लो, तो क्या लिखूं, लेट बी सच दैट बॉय गेट्स द स्कॉलरशिप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा स्टूडेंट्स 0.9, ठीक है। लेट जी सच दैट गर्ल गेट्स द स्कॉलरशिप क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू 0.8 हो गया। लेकिन ये तो लेने की स्कॉलरशिप लेने की प्रोबेबिलिटी आई, मैंने कहा नोट निकालना है दोनों का, हाँ तो नोट निकालो ना, तो इसका अब आएगा नोट, देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इक्वल टू 1 माइनस 0.9 देन 0.1, ठीक है। फिर यहां से निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नोट इक्वल टू 1 माइनस 0.8 देन 0.2। इस तरह से पहले दोनों का नोट निकल गया, ये प्रोबेबिलिटी है स्कॉलरशिप लेने की, ये प्रोबेबिलिटी है स्कॉलरशिप नहीं लेने की, ठीक है ना। ऐसे गर्ल्स की लेने की, यहां गर्ल्स की नहीं लेने की स्कॉलरशिप, ठीक है। तो हो गया, दोनों का नोट निकाल लिया, दोनों कंबाइन करो। नाउ ये दोनों को कंबाइन करते ही दोनों एक साथ आ गए, देखो दोनों का इंटरसेक्शन कंबाइन हो गया, दोनों एक साथ आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नोट 0.1 इंटू 0.2 तो 0.02 आएगा, हो गया तक। अब दोनों की होगी मल्टीप्लाई, अब इसको 1 में लेस कर दे, तो लिखो लास्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो चाहिए एटलीस्ट वाली, तो आ गई ना। अब तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट
इंटरसेक्शन जी नॉट, देन 1 माइनस 0.02, तो रिजल्ट आएगा 0.98। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कि जब एटलीस्ट का पूछेंगे तो नोट निकालना है, नोट को कंबाइन करना है और फिर 1 में से लेस कर देना है। अब यहाँ लास्ट में जो ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, थर्ड एक्सरसाइज, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, इस तरह से आपने पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स अब एटलीस्ट में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ए कोई लड़का है और बी कोई लड़का है, मतलब दो कोई लड़के हैं ए और बी, दोनों के क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों के मैथ्स के क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए की 70%, बी की 90%, मतलब परसेंटेज में आ गई तो 70/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 90/100। ठीक है, लास्ट में बोल देते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम दी गई है सोल्व करने के लिए, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, ये बोला है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए बस। अब स्टूडेंट्स यहाँ तो नहीं बोला गया एटलीस्ट का, लेकिन फिर भी एटलीस्ट का है, ये आपको एग्जांपल मिलेगा ऐसा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बोल दे क्वेश्चन में तो भी एग्जांपल, तो भी क्वेश्चन एटलीस्ट का होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मतलब है प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सोल्व में चाहे एक लड़का करे चाहे दोनों कर दे, कम से कम एक तो करेगा, दोनों ने की तो भी सोल्व, एक ने की तो भी सोल्व, तो क्वेश्चन हो गया एटलीस्ट का। तो अगर ऐसे लिखा है ना प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तो आपको समझ जाना है क्वेश्चन किसका है, एटलीस्ट का है। तो फिर वही दोनों का नोट निकालेंगे, 1 में लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा जो बताई मैंने बातें वाली। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसे एटलीस्ट का, और अच्छे से आपको डिफाइन हो जाएगा सब कुछ। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आज की वीडियो का, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है, एक्सरसाइज हम आपके फिनिश है, ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना एटलीस्ट वाले। एक मैंने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिखा है एटलीस्ट का, क्या है, फाइंड द चांस ऑफ, दो बार लिख दिया, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए 5 और 6 एटलीस्ट वंस इन 4th रोज ऑफ ए सिंगल डाई। फाइंड द चांस का मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, थ्रोइंग ए 5 और 6, 5 और 6 आना चाहिए, और मतलब 5 और 6 यूनियन हो गया दोनों का, एटलीस्ट वंस इन 4th रोज ऑफ ए सिंगल डाई। एक सिंगल डाई को हम 4 बार थ्रो करेंगे, सिंगल डाई को 4 बार थ्रो किया तो 5 और 6 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन करवाया था पेयर ऑफ ए टू थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस वाला, उसमें क्या कहा था मैंने, दोनों का अलग अलग करना है ना, ऐसे यहां पर भी सिंगल डाइस को 4 बार लेना है अलग अलग। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे आप, व्हेन थ्रो ए सिंगल डाई एक डाई उछाली गई है तो क्या आएगा, एस इक्वल टू, पता है हमें, 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एस आ जाएगा 6, क्या आना चाहिए, 5 और 6 आना चाहिए। अभी आप देखो ध्यान से, समझाऊंगा बाद में क्या हुआ, लेट ई सच दैट 5 और 6 कम्स अप, तो ई इक्वल टू क्या आ गया भाई, 5 और 6 में तो 5 और 6 ही रहेंगे केवल, यहां से देख ली मैंने 5 और 6, नंबर ऑफ ई कितना हो गया 2, हाँ तो इसकी निकालो प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी में, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, तो कितना हो गया 2/6, मतलब 1/3 हो गया ना तक। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास फर्स्ट केस में आ गया 5 और 6। अब मैं डाई को सेकेंड बार उछालता हूं, देखा ध्यान से, इन सेकेंड थ्रो ऑफ ए डाई, सेम, अब बार बार रिपीट मत करना, सेकेंड थ्रो ऑफ ए डाई हमने सीधा लिखा लेट एफ सच दैट 5 और 6 कम्स अप, तो सीधा लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा 1/3, यही तो आएगा, सेम ही है केस कि हर बार सेम ही तो आएगा 5 और 6। थर्ड आ जाओ, इन थर्ड थ्रो ऑफ ए डाई
लेट जी ले लो, जी सच दैट 5 और 6 कम्स अप, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू फिर से 1/3, लास्ट आ जाओ, इन फोर्थ थ्रो ऑफ ए डाई, तो क्या आएगा फिर से, अब h ले लो, लेट h सच दैट 5 और 6 कम्स अप, तो फिर से क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ h इक्वल टू 1/3। आना सब में सेम ही केस स्टूडेंट्स कि 1/3 1/3 1/3 1/3 आएगा, सब में 2/6 लिख कर जाएगा, 2/6 1/3 बचेगा, हो गया। ये तो है 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी चारों डाई के अंदर, लेकिन बोला है एटलीस्ट, मतलब सबका नोट निकालना है, सबका नोट निकालो यहाँ पे, देखो यही निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नोट कितना हो जाएगा 2/3, 1 में लेस करना है, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट 2/3, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट 2/3, और लास्ट यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नोट 2/3। एफ नोट सब में नोट का मतलब है 5 और 6 नहीं आएंगे, और सबका इंटरसेक्शन करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट इंटरसेक्शन जी नोट इंटरसेक्शन एच नोट, तो सबकी कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 4 4 4 जा 16, 16 ओवर 9 9 9 जा 81, 16/81 आएगा। ये तो है नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, क्या 5 और 6, लेकिन अगर आने की बात हो एक बार तो 1 में लेस करेंगे। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 16/81 65/81, ये आएगा कि 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 65/61 है, कम से कम एक बार, मतलब अब इस केस में कम से कम एक बार जरूर आएगी 5 और 6, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। समझ आया कि स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास बातें थी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों के अंदर। मैंने कहा एटलीस्ट आए तो बिना देखे समझ जाना है, जो पूछा है उसका नोट निकलेगा, पहले जो पूछा था मैंने वो निकाल दिया, फिर उसका नोट निकाला है और 1 में इजीली लास्ट में लेस किया है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, ये क्वेश्चन थे। आज की वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आगे थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ तक इनका बेसिक था, जहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चली। अब तक कितनी तरह के क्वेश्चन आए हमारे पास? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और एक एटलीस्ट वाले, ये एटलीस्ट के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे अभी तक हो चुके हैं। कुछ सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वो तो सिंपल हम करवा ही चुके हैं अभी तक, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स जो करवाया होगा यहाँ तक का समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप डिफाइन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.4 आपके एक्सरसाइज है टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।